प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि हम लोग एमए फाइनल का 4th पेपर पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑन ए एंड बी के लिए, और उसके अंदर मैंने आपको आधुनिक भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या संप्रदायवाद से जो जुड़ी हुई है और जो भारत पाकिस्तान के विभाजन की कहानी से भी जुड़ी हुई है, उसके संदर्भ में मैंने आपको 2 हिस्सों में समझाया, 2 चरणों में समझाया। आज मैं उसी का तीसरा हिस्सा ले रही हूँ अंतिम हिस्से के रूप में, और आशा है कि आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जब भी कभी कोई सांप्रदायिक ज्वार आता है तो उसके पीछे कौन से निहितार्थ रहते हैं। तो हम अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि में बता दूं कि मैंने अपने प्रथम और द्वितीय चरण में पार्ट्स में आपको समझाया था कि किस तरह से अलीगढ़ आंदोलन है, सर सैयद अहमद खान है, 1857 की क्रांति है, लखनऊ समझौता है, तिलक की भूमिका है, जिन्ना की भूमिका है, खिलाफत का प्रश्न है, मोपला विद्रोह है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं, और अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति भी इसके साथ साथ समानांतर चल रही है। इसके प्रभाव में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का भी जन्म हो रहा है, और जो देश कभी सांप्रदायिकता के ज्वार से नहीं गुजरा था उसमें एक नया एस्पेक्ट जुड़ जाता है जो संप्रदायवाद से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस चरण में कि मुस्लिम लीग का इसमें महत्व बढ़ता जाता है। और अगर मैं इसमें आपको संख्यात्मक बात बताऊं तो 1927 में लीग की अगर सदस्य संख्या देखें तो 1330 थी कुल। 1938 में बढ़कर ये 1 लाख पहुंच गई, और 1944 में ये 20 लाख तक पहुंच गई। मतलब कितने लोगों के मन में मतभेद आ गए और वो हिंदुओं से अपने को अलग समझने लगे और लीग के सदस्य बनने लगे। इसके साथ ही हम देखते हैं अपने अगले बिंदु में कि पाकिस्तान की मांग का उद्भव और जो विकास था वो आगे बढ़ता ही चला गया। इकबाल ने इसकी कल्पना की थी अपने गीत में, और लोगों ने भी इसे बढ़ाया था, लेकिन इस विचार के जो प्रमुख प्रवक्ता थे वो जिन्ना थे। जिन्ना ने भारतीय मुसलमान को अपने को न मान करके अपने को एक मुसलमान कैटेगरी का माना, और उन्होंने कहा कि जो भारतीय मुसलमान हैं, भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, वो भी अपने आप में एक राष्ट्र हैं। वे अंग्रेज़, हिंदू या किसी के भी प्रभुत्व में नहीं रह सकते। तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि उनको अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए और वो पृथक राष्ट्र को लिए बिना नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इधर जिन्ना अपने भाषणों में बराबर ये भी आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस का जो मुख है, कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो हिंदूवादी है। जैसे कांग्रेस कहा करते थे कि आज़ादी के बाद हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, या वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में रखेंगे, या तिरंगे को हम हिंदुस्तान का झंडा बनाएंगे। तो जिन्ना ने ये आरोप लगाया कि ये हिंदूवादी प्रतीक है और इसको ये लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम इनके बहकावे में आ गए कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है तो निश्चित तौर पर ये हमें ख़त्म कर देंगे, हमारे मुसलमानों के अस्तित्व को मिटा देंगे। इस तरह के भाषण उन्होंने जगह जगह पर दिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दे दिया तो लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया, कि अब हम कांग्रेसियों के शिकंजे से मुक्त हो गए हैं। और ये इस्तीफ़ा इसलिए दिया था क्योंकि बिना पूछे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया था। इसके बाद आता है 19 जनवरी 1940 को लंदन से प्रकाशित एक पत्रिका थी, टाइम एंड टाइड। उसमें जिन्ना ने लिखा कि भारत में 2 राष्ट्र हैं,
और दोनों को अपनी मातृभूमि में शासन में सामान्य भाग मिलना चाहिए। यानी जिन्ना बराबर ये प्रचार कर रहे हैं, चाहे पत्रिका हो, चाहे उनके भाषण हो, चाहे उनके क्रियाकलाप हो या उनकी सभाएं हों, उसमें बराबर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भारत विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। क्रिप्स मिशन आते हैं, कैबिनेट मिशन आते हैं, और इन सब के साथ धीरे धीरे करके जो है वो भारत है विभाजन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इटली जो है वो इसके बाद देखते हैं कि हम आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह होता है, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बन जाती है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, और अगर एच.बी. हडसन की बात को हम माने तो 18 अगस्त को 5000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। अंग्रेज़ों की मंशा थी कि 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन माउंटबेटन के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को एक अधिनियम पारित हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें पाकिस्तान की बात थी और दो नेशन बने थे और एक दूसरा हिंदुस्तान बना था। 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का विभाजन अवश्यंभावी था? अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से समस्या गंभीर होती जा रही थी, उसमें ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के विभाजन के अलावा कोई प्रश्न बचा नहीं था, क्योंकि आम जनता जो थी वहाँ पर विद्रोह फैल गया था, कत्लेआम हो रहा था, हिंदू मुसलमानों में जमकर वैमनस्य नेताओं ने पैदा कर दिया था, और जो सरकमस्टांसेस थी उसमें लाल बहादुर अपनी पुस्तक में लिखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर कि भारत के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए या दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए, और भारत ने ये श्रेयस्कर टुकड़ा समझा कि वो केवल दो ही हिस्सों में विभाजित हो। अगर भारत इस प्रस्ताव को नहीं मानता तो भारत के निश्चित तौर पर अनेक टुकड़े हो सकते थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत विभाजन तो अवश्यंभावी था ही, और इसमें मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचार जो थे, जो सेपरेटिज्म से संबंधित थे, हिंदुओं का जो कुछ प्रतीक चिन्ह थे उनको लेकर कांग्रेस का चलना, अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति, तीनों ही जिम्मेदार थे जिन्होंने इस पार्टीशन को जन्म दिया। वामपंथी लेखक इसकी आर्थिक व्याख्या करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना थी कि हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बँट गया। थैंक यू।